हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप देख रहे हैं IBC 24 और 5 राज्यों का जनादेश पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और साथ ही कोरोना अपडेट भी आपको देते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सभी सीटों के रुझान आए सामने। बंगाल में रुझानों में टीएमसी को बहुमत है। बंगाल में टीएमसी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। तो बंगाल में टीएमसी 202, बीजेपी 86 सीट पर आगे चल रही है। असम के रुझानों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वहां पर असम में बीजेपी 78, कांग्रेस 47 सीटों पर आगे है। केरल के रुझानों में एलडीएफ को बहुमत मिलता दिख रहा है। तो पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल में सभी सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं और टीएमसी को बहुमत है। तो 3 अंकों का आंकड़ा छूते हुए आगे बढ़ रही है। टीएमसी 202 पर है, बीजेपी 86 पर है। चलिए, रुझान भी आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जश्न की तस्वीरें भी आ रही। जरा चुनाव आयोग ने किस तरह की टिप्पणी की थी वो भी जरा देख लीजिए। चुनाव आयोग तो सख्त था ही, चुनावी जश्न को लेकर ईसी जरूर सख्त नजर आ रहा है। राज्यों के सीएस से ईसी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। जश्न मनाने वालों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए। भीड़ बनाकर जश्न मनाने पर पाबंदी थी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जहां जश्न मना रहे हैं वहां के SHO को सस्पेंड करें, ईसी ने साफ कहा है। तो मास्क चेहरे पर नहीं है। फिलहाल ये जीत की खुशी है, लेकिन इस भीड़ का अंजाम क्या हो सकता है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हम बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी तस्वीरें भी आ रही है। चाहे तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, असम हो, केरल हो, सब तरफ से तस्वीरें आ रही है। जश्न तो मनता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जश्न में रंग में भंग ना हो, इसलिए चुनाव आयोग का जो एक सख्त डंडा चल रहा है, अब देखना ये कि कितना फॉलो कर पाते हैं यहाँ स्टेट। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तमिलनाडु तो दूसरी तरफ बंगाल। ये पहली तस्वीर बंगाल की और दूसरी तस्वीर आप तमिलनाडु की देख रहे हैं। तो आज जश्न कल सन्नाटा ना हो जाए, इसलिए लगातार हिदायत यही दी जा रही है कि घर में रहें और एक दूसरे को अपने हाथ से मिठाई, मास्क नहीं है। चलिए, इसके बाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये पहले बम और ये देख रहे हैं आप पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। यहां जीत की खुशी में कोरोना को हल्के में लिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, स्टालिन, शरद पवार, अखिलेश यादव सभी ने बधाई दी है। जिस तरफ जीत की तरफ बढ़ रही है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी, जीत की बधाई दी जा रही है। ये ई श्रीधरन की तस्वीर देख रहे होंगे आप, मेट्रोमैन आगे चल रहे हैं बीजेपी से। ममता बनर्जी पहले पीछे थी, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि वो भी आगे हो गई है नंदीग्राम से। चलिए, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मैनेजिंग एडिटर श्रीचंद मिश्रा साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले भी मेरे साथी आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से शुरुआत बंगाल से ही करूंगा। और पहले अगर असम की बात मैं कर लूं, और असम की अगर हम तस्वीर देखें तो दूसरी बार नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी है जो दूसरी बार वहां फिर से सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। क्या वाकई सीएम के वहाँ कामों को तरजीह मिली, या वहाँ जिस तरह से 370 और तमाम तरह के वहाँ भी मुद्दे उठाए जा रहे थे, और बाहरी की भी वहाँ बात हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि घुसपैठ नहीं होने देंगे, तमाम तरह के मुद्दे वहाँ भी थे, लेकिन जनता का मन क्या एक बार फिर सोनेवाल की तरफ गया या मोदी की तरफ गया, या अभी भी वहाँ की जनता जो है वो बीजेपी पर विश्वास कर रही थी? देखिए विजय, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इक्वेशन पे डिपेंड करती हैं। मोदी ने जो एक परसेप्शन बनाया, जो एक लोगों के बीच में एक धारणा बनाई कि जो बदरुद्दीन अजमल हैं
उनके साथ जो कांग्रेस का टाई अप है वो मतलब ऐसे बाहरी लोगों को और जो एक तरह से उनको देश के खिलाफ बता के बीजेपी ने एक उस दिशा में काम किया। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि वहाँ 10 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर यदि कांग्रेस सरकार ने इतना अच्छा काम किया था तो पिछली बार कांग्रेस सरकार गई क्यों। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 5 साल ही हुआ। ये बात जरूर थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो आपस में बहुत ही उलझे हुए और उनके जो इक्वेशन थे उसके कारण कहीं कहीं लग रहा था, असम के कुछ हिस्सों में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नहीं अपने आप से लड़ रही है। लेकिन मोदी और अमित शाह इतने ज़्यादा उस वहाँ पर कॉन्फिडेंस में थे कि उनको इतने कॉन्फिडेंट थे असम को लेकर कि उनको लग रहा था कि यहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, इनकी अपनी अपनी पकड़ है और ये चीज़ों को समझने वाले तो नेता दूसरा सर आपने नाम लिया, चुनाव का जिम्मा उन्हीं पर था, पूरा फोकस पार्टी ने उन्हीं पर किया था, उन्हीं की पूरी लीड में चुनाव लड़ा जा रहा था। तो अब क्या यहाँ एक तस्वीर हम देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव में उस समय ये नहीं कहा गया था कि चेहरा सोनोवाल ही होंगे। क्या हेमंत की जब आप बात कर रहे हैं हेमंत की, क्या वो चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का इस समय? देखिए ये बात तो लगातार चल रही थी, बीच में हेमंत बिस्वा शर्मा का इंटरव्यू भी आया था जब उनसे पूछा गया था कि आप सीएम पद के दावेदार हैं, तो उन्होंने बोला था चाहे मैं चाहे सर्बानंद सोनोवाल दोनों में से जो पार्टी जिसको चाहेगी या किसी तीसरे को भी चाहेगी तो उसको बना सकती है। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, ये हमको नहीं तय करना है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था। उनका कहना था कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा काम पार्टी को जिताना है। और ये दोनों नेता अपने अपने जिसको बोलना चाहिए फन के माहिर कहे जा सकते हैं। सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए भी वही दिक्कत हुई जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई। भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में जितनी ताकत लगाई, लेकिन वहाँ पर जो कलेक्टिव लीडरशिप है वो जो बीजेपी की थ्योरी है वो वहाँ पर काम करती हुई नहीं दिखाई दी। और असम में भी यही हुआ कि छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो लगातार वहाँ कैंप कर रहे थे, उनकी टीम काम कर रही थी, उन्होंने बूथ स्तर पर काम किया। 79 सीटों पर लगातार वो सीधी निगाह रखे हुए थे, चाहे प्रत्याशी की चयन की बात हो, चाहे वहाँ पर अन्य तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर संगठनात्मक जो चीज़ें होनी चाहिए थी उसके लिए उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया था और पूरी ताकत लगाई थी। छत्तीसगढ़ के विधायक विकास उपाध्याय, उसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत और ऐसे सारे लोग जिनके इलाकों से लोग छत्तीसगढ़ के जाके वहाँ पर चाय बागानों में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र दिया, उसके अलावा कांग्रेस ने वहाँ पे जो मजदूरी की बात की, तमाम तरह की बातें की। जिस तरह से छत्तीसगढ़ का उनका घोषणा पत्र था उसके ही कुछ एट पार वहाँ पर चीज़ें देने के लिए प्रयास किया गया कि लोगों के पास इतना पैसा पहुँच जाए। और लगता है कि वहाँ पर चूँकि कांग्रेस में जो तरुण गोगोई थे वही एक बड़े नेता कद के नेता थे और उनके जाने के बाद से कांग्रेस में वहाँ एक शून्य की स्थिति है, मतलब एक निर्वात जैसा बना हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर कांग्रेस को जो करना चाहिए था, बाहर के जो नेता हैं वो जाके उन्होंने अपना प्रयास किया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास किया, गठबंधन बनाने की कोशिश की और उनको ये उम्मीद भी थी कि वहाँ पर कांग्रेस सत्ता के करीब पहुँचेगी, सत्ता में पहुँच जाएगी। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार थी, तो यदि कांग्रेस की यहाँ जीत हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के शासन में जो कमियां रहीं, जो लोगों की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक आक्रोश था, उनके कार्यकर्ताओं का आक्रोश था और प्रदेश की जनता को लग रहा था। सर हमको दमोह से एक ब्रेकिंग मिल रही है, मैं वापस आ रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, एक दमोह की ब्रेकिंग है, जरा उसकी तरफ बढ़ते हैं। दमोह से बड़ी खबर मिल रही है। तो दमोह उपचुनाव में कांग्रेस आगे चल रही है, 9वें राउंड तक 8,442 वोट से अजय टंडन आगे हैं, एक बड़ी लीड लेकर चल रहे हैं। दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी पीछे हैं और लगभग जो समय हो चुका है उसमें अब बहुत कम उम्मीद लगती है। हालांकि उम्मीद तो है लेकिन यहां से उम्मीद कम हो जाती है धीरे धीरे। 9वें राउंड तक अगर 8,442 वोट से अगर ये लीड चल रही है तो ये फिलहाल एक आंशिक तौर पर मानकर चलते हैं कि अजय टंडन यहां से लीड ले रहे हैं। देखिए एक बड़ा सवाल वहाँ पर ये था कि राहुल लोधी जो कांग्रेस ने इनको पहली बार टिकट दी, जीत के आए और इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था
कि मेरे जैसे व्यक्ति पर कमलनाथ जी ने विश्वास करके मुझे टिकट दी, मैं पार्टी के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, पार्टी माँ की तरह होती, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी। और जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी उसके बाद उनका कहना था कि मैं दमोह में मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो राजनीति में लोगों के पास एक्सक्यूजेज होते हैं, उनके पास तर्क होते हैं इस बात के लिए कि वो क्यों इस पार्टी के साथ है, क्यों इस नेता के साथ है, उन्होंने ये वाली बात क्यों तब कही और ये वाली बात अब क्यों कह रहे हैं। लेकिन जनता भी इतनी नादान नहीं है जैसा नेता समझते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उस समय 28 सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने बड़ी सफलता अर्जित की। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से ताकत झोंकी हुई थी, और एक वो जो लोग जीते हुए थे वो कांग्रेस के ही लोग थे पहले से, और उनका अपना खुद का जनाधार था जिसका उनको फायदा मिला। और जो कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था नहीं लड़े, कई जगह उनका जो सिलेक्शन था कैंडिडेट का वो गड़बड़ था। लेकिन दमोह में क्या हुआ कि जयंत मलैया के परिवार को बीजेपी ने जिस तरह से इग्नोर किया, वो परिवार वहाँ पिछले कई सालों से, कई दशकों से वहाँ राजनीति में सक्रिय है। और ये टंडन परिवार भी कांग्रेस से कई समय से वहाँ सक्रिय, दमोह की पहचान ही कही जा सकती है। टंडन परिवार और मलैया परिवार वहाँ पर पॉलिटिकली माने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने नेता के साथ किया, और राहुल लोधी की इनका जब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ तभी से जयंत मलैया का जो रुख था वो पार्टी के अनुकूल नहीं था। हालांकि पार्टी ने बहुत प्रयास किया और उसके बाद कोशिश की गई, तमाम तरह के लोधी नेताओं को भी लगाया गया, प्रहलाद पटेल को जिम्मेदारी दी गई, उमा भारती वहाँ गई, इसके अलावा मंत्री वहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे, सीएम ने वहाँ लगातार दौरे किए। लेकिन जिस तरह से जनता का जो मानस था वो राहुल लोधी के खिलाफ गया। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर दमोह उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म या आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी बीजेपी को। चाहे उनकी पार्टी के कुछ जो छोटे नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बार बार कह रहे थे कि साहब यहाँ अभी हम लोग घबराए हुए हैं, अभी चुनाव में आप थोड़ा सा देरी करिए। लेकिन सोशल मीडिया पर दमोह में जो दमोह के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार इसका बहिष्कार कर रहे थे। देखिए क्या था कि दमोह में जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही थी तब दमोह को छोड़ दिया गया। तो पहले दिन सरकार की वहीं पर क्रिटिसिज्म हुआ, सरकार के खिलाफ माहौल बना, और उसके बाद लगातार जो वहाँ की स्थितियाँ थी उसको लेकर भी लोगों को लगा, वहाँ की जनता को लगा कि जो सरकार को ध्यान हमारे ऊपर देना चाहिए, बजाय उसके वो चुनाव पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। और ये भी बात समझ में आ गई जिस तरह से चंबल एक्सप्रेस वे की बात की जा रही थी जब उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, उसके बाद उसके जो काम में जो धीमापन आया तो लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी जो बात करती है या भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है वो उस पर वो खरी नहीं उतर रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जब जो 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो बहुत नाराज थे, क्योंकि सरकार बन चुकी थी, एक बड़े फलक पर चुनाव हो रहा था और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े नेता थे। तो उन्होंने अपने लोगों को जिताने के लिए उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। बीजेपी के लिए एक एडेड एडवांटेज था कि कांग्रेस में वहाँ वैक्यूम हो चुका था और कांग्रेस का एक स्टॉलवर्ट नेता वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया, और जो वी.डी. शर्मा वहाँ के नए अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि उनका एरिया मुरैना से वो आते हैं तो वहाँ पर उनका एक प्रभाव क्षेत्र है, तो उसका भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। और अलग अलग नेताओं ने अपने अपने स्तर पर जहां जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए उसमें ज्यादातर नेता ऐसे थे जो बड़े मजबूत जनाधार वाले थे। चाहे तुलसी सिलावट की बात ले लें, चाहे प्रभुराम चौधरी की बात ले लें, चाहे हरदीप डंग की बात ले लें, तो इन सब चीज़ों का भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जिस स्ट्रेटजी से लड़ा उससे उसको फायदा हुआ। उसने 5 स्तरीय जो चुनाव रणनीति थी उनकी कि रोड शो करना, बड़े नेताओं को उतारना, लगातार नेताओं को उतारना, और वहाँ पे कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ गई। कांग्रेस के पास उतने बड़े नेता नहीं थे, उतने आक्रामक नेता नहीं थे, और एक जो चुनाव में धन का बड़ा योगदान होता है, तो उस दौरान कांग्रेस एक अलग तरह के झंझावात से जूझ रही थी जब उनके बड़े नेताओं के छापे पड़ रहे थे। तो उनके लिए दोनों चीजें दोनों फ्रंट पर लड़ना बड़ा मुश्किल था, और इसका भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी फायदा उठाया। लेकिन अभी की स्थिति एकदम डिफरेंट थी, जबकि कमलनाथ जी का बहुत ज्यादा दौरा वहां हुआ नहीं, लेकिन जितना भी हुआ उन्होंने बहुत जिसको कहा जाए कि बहुत स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ा, और उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि जो रुझान है वही यदि ट्रेंड में आगे बना रहता है तो रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो
जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, क्या लग रहा है आपको, अजय टंडन जिस तरह से आगे चल रहे हैं, राहुल लोधी पीछे हो गए हैं, पिछली बार भी कांग्रेस से जीती थी और फिर वो बीजेपी में आ गए, हालांकि बहुत देर बाद आए थे, लेकिन क्या कारण रहा, कौन से ऐसे कारण हैं जो अजय टंडन को आगे कर रहे हैं? आप वहां की राजनीति को समझते हैं, क्या जनमानस बना, किस मन को लेकर वोट करने पहुंचा था वहां व्यक्ति या जो लोग वहां के हैं, वो क्या मन लेकर पहुंचे थे वोट करने? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है वो पूरे दो पहलू सामने जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से राहुल लोधी प्रत्याशी हुआ करते थे, तो उस समय पे वर्तमान में जो मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी थे तथा पूर्व मंत्री जयंत मलैया, उनके खिलाफ में एक विरोध की लहर टाइप की चल पड़ी थी। तो जिसको लेकर एक जो दमोह विधानसभा की जनता ने एक नया चेहरा और एक युवा चेहरा को देखकर राहुल सिंह लोधी पर एक जो भरोसा जताया था, मगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी और उसके बाद में राहुल लोधी ने जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, तो जिसके बाद से लगातार ही जब वो दमोह आए थे, पहली मर्तबा जब वो दमोह आए थे, तो उनके साथ जो पब्लिक के द्वारा जो उनका स्वागत किया गया था और जिस तरीके से उनका विरोध हुआ था, वो एक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि एक और दूसरा पहलू यहाँ का यह है कि देखो, जो 2018 के विधानसभा में जब आपके लिए जिताया गया था, तो आपने डायरेक्ट भाजपा की ज्वाइनिंग कर ली और दमोह विधानसभा उपचुनाव, जो दमोह विधानसभा का पद था, विधायक काउ से आपने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से दमोह विधानसभा में दोबारा उपचुनाव होना तय हुआ। तो इस कोरोना जैसे संकट काल में जो कहीं ना कहीं दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए एक काल टाइप का बन गया, क्योंकि दमोह विधानसभा उपचुनाव से दमोह जिले में जो कोरोना संक्रमण की लहर दौड़ी है, चारों तरफ जो मौत का आलम एक तांडव कर रहा है, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पब्लिक ने यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि पब्लिक ने इसी को लेकर जो है भाजपा को इस बार दमोह विधानसभा उपचुनाव में जो सबक सिखाया है। जी शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। श्री जी, एक बात को यहाँ समझना होगा, क्या वेंटिलेटर पर जो कांग्रेस अभी थी मध्य प्रदेश में, अजय टंडन वो ऑक्सीजन बनेंगे? देखिए विजय, एक सीट से ऑक्सीजन नहीं बन सकते हैं और ये एक तरह से कहा जाए कि जैसे कोई मरीज एडमिट है तो बीच में एक थोड़ा सा संकेत मिलता है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन ये सुधार होने का संकेत बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि जहाँ जहाँ वोट जिस तरह से पड़े हैं अभी मध्य प्रदेश में, चाहे वो 28 सीटों का चुनाव हो, समय उपचुनाव हो, या फिर अभी ये सिंगल सीट का चुनाव हुआ, स्थितियाँ बहुत अलग अलग हैं और लोगों के आक्रोश अलग अलग हैं, लोगों की भावनाएं अलग अलग हैं। दमोह की बात करें तो वहाँ पर एक जो ओबीसी वर्सेस सामान्य का एक जो समीकरण बना, वहाँ पर जैन मतदाता की बहुलता है, लोधी मतदाता की बहुलता है और इस बीच में ब्राह्मण मतदाता भी बहुत हैं। तो ये एक परसेप्शन बना कि एक जो लोधी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके मन में तो खैर सीएम के कारण वो सामने दिख रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो पूरी संगठन में जो पकड़ है वो जयंत मलैया और उनके परिवार की थी, तो लोगों की सक्रियता उस हिसाब से नहीं थी। लेकिन क्योंकि पार्टी सत्ता में है, इसलिए पार्टी के लिए बहुत आसान था कि वो जो भीड़ शो करना, रैली करना या रोड शो करना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन और शिवराज जी को भी इस बात का शायद ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा कि हमने 28 सीटों में से इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो यहाँ पर भी हमारे परिणाम पक्ष में होंगे, क्योंकि एक ही सीट का मामला है। लेकिन वहाँ पर समीकरण बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, ओबीसी, जैन और उसके अलावा वणिक समुदाय, ब्राह्मण और बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। ये बुंदेलखंड का इलाका है, घाटी बुंदेलखंड का इलाका, तो यहाँ पर मतदाताओं का जो जिसको बोलना चाहिए कि मतदाता भावनाओं के साथ बहता है। और जैसा कि आपने सुना होगा, जितेंद्र गौतम जी ने कहा कि अभी चुनाव से जब कांग्रेस से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, तो उसके बाद लोगों में जो आक्रोश था, तो लगता है वो आक्रोश चुनाव तक बना रहा, मतदान के दिन तक बना रहा, जिसकी परिणति
आप इस चुनाव में देख सकते हैं। और आपको यहाँ एक बात और बता दूं महत्वपूर्ण, कि पिछला चुनाव जिसमें जयंत मलैया राहुल लोधी चुनाव हारे थे, उसमें वोटों का अंतर ज़्यादा नहीं था, 700-800 वोट से ही जयंत मलैया की हार हुई थी। इसलिए ये भी कहना बहुत मुश्किल था कि किसके कारण जीत हुई, किसके कारण हार हुई। बहुत कांटे की टक्कर थी, और जहाँ जयंत मलैया ने अपने आप को विड्रॉ किया, उससे साफ तौर बीच में वो कोरोना संक्रमित हो गए थे, तो वो निकल नहीं रहे थे। इसका भी एक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। कौशल किशोर जी प्रभात खबर के संपादक हैं, वो हमारे साथ जुड़े। कौशल किशोर जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी कौशल किशोर जी, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और चुनाव हुए थे, और जिस तरह से फैसले अब आने लगे हैं, रुझानों की जब हम बात करें, रुझान अब धीरे 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 पक्के होते जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सबसे पहले बंगाल की तरफ। देखिए, बंगाल में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके अनुरूप रिजल्ट हुआ। एक्सपेक्टेशन से अलग रिजल्ट आया है, और जैसा लोग मान रहे थे कि बीजेपी बड़े पैमाने पर यहाँ पर सफलता हासिल कर लेगी या तृणमूल को बड़ा झटका मारेगी, ऐसा कुछ हो नहीं सका। बल्कि तृणमूल कांग्रेस भी लगभग पिछली बार के चुनाव की तरह ही लगभग उतनी मजबूती के साथ तीसरी बार भी वो सत्ता में आ ही गई है कहा जा सकता है। सिर्फ औपचारिकता भरी बाकी है, और लगभग 200 से अधिक सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और मजबूती से आगे हैं। बीजेपी का लगभग सारा प्लान गड़बड़ हो गया है, और जो पहले से प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 100 का मार्क को नहीं पार करेंगे, तो लग तो रहा है कि वो 100 तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। 687 के आसपास घूम रहे हैं, तो इससे ये लग रहा है कि वो पूरी योजना उनकी गड़बड़ हो गई। बाकी जी बोले। जी त्रिवेदी जी, आप ये जो परिणाम या ये जो रुझान दिख रहे हैं, वो क्या दिखाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने टॉल क्लेम्स किए थे, और ममता बनर्जी को हर स्तर पर जो नीचा दिखाने का राजनीतिक रूप से प्रयास किया गया था, और प्रधानमंत्री की जो संबोधन थे जिनको लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना भी हुई कि उनको ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी इस तरह से संबोधित नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह के संबोधन और इस तरह की शैली बहुत ही आपत्तिजनक है, जिस पर बात की गई। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी का जो पैर फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद एक जो सहानुभूति बनी, या फिर शुरू में जो काली चंडी पाठ की बात हुई, राम की बात हुई, किस फैक्टर ने काम किया अभी तक के जो रुझान से? आपको क्या लगता है? हालांकि ये तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा गेन है। 3 सीट से यदि भारतीय जनता पार्टी 86 तक पहुंची तो भी बहुत बड़ी बात है, जहां की कांग्रेस एकदम नीचे पहुंच गई है और लेफ्ट भी एकदम नीचे पहुंच चुका है। जो जिनका पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी वहां के लिए एक तरह से नई पार्टी है, लोकसभा में ही उसका प्रदर्शन एक रिमार्केबल प्रदर्शन कहा जा सकता था। जी देखिए, ये जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में दीदी वो दीदी कहकर जो संबोधित किया ममता जी को, तो वो नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी गलत कहता। नहीं करते तो अच्छा ही होता, लेकिन उसी वजह से सब चीज गड़बड़ हुआ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ से भी तरह तरह की बातें कही गई, प्रधानमंत्री के बारे में भी तरह तरह की बातें कही गई, और वो भी शोभनीय थी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी दृष्टि से कोई कहने को तैयार होगा कि नहीं वो बहुत शोभनीय थी। हाँ, इस मामले में बीजेपी जवाब नहीं दे सकती। बीजेपी को जिस स्तर पर जाकर जवाबी हमले करने चाहिए थे चुनाव के दौर में, वो उसने नहीं किए, वो नहीं कर सकी। और मैं मानता हूँ कि उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट होंगे उनका एक फेलियर था। दूसरी चीज कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है और यहाँ की जो सत्ता और शासन का हिसाब किताब है, वो यहाँ की जो बुनियादी तौर पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, उससे बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में राजनीति का इतना बड़ा कोई अनुभव नहीं है। वो यहाँ पर अब हाल के वर्षों तक वो सीजनल पार्टी की तरह ही काम करती रही है। चुनाव आया तो उसके 2 4 10 कैंडिडेट खड़े हुए, कोई जीता कोई हारा नहीं, बल्कि अधिकतर हार ही गए। जीत का तो बल्कि उन लोगों ने स्वाद पिछले 2-3 चुनाव में ही चखा है, और वो भी विधानसभा के चुनाव में तो बहुत मामूली। लोकसभा के चुनाव में जो सफलता मिली उससे थोड़ा बीजेपी कहा जा सकता है कि शायद ज्यादा इतरा गई, और जमीनी हकीकत से थोड़ा आगे जाकर के सोचने लगी। उसने बुनियादी तौर पर जो जमीनी स्तर पर जो कामकाज करना चाहिए था उससे ज्यादा सोचा, और उससे ज्यादा उन लोगों ने कह सकते हैं आपकी हवाई किले बनाए, जिसका परिणाम इस तरह दिख रहा है। इसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिस पर मैं मानता हूं कि बीजेपी ने अपने फेवर में भी काम नहीं किया, और टीएमसी को उस
जो मसले टीएमसी उभा रही थी उस पर उसने उसे बिफिटिंग रिप्लाई जिसको कहते हैं वो भी नहीं दिया, और ये भी उनके नुकसान का बड़ा कारण रहा। जो लास्ट 2 फेजेज हैं, 7वें और 8वें चरण की जो की वोटिंग यदि हुई है, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें बीजेपी कंप्लीटली बैकफुट पर थी, एकदम डिफेंसिव थी, आप कह सकते हैं एकदम सुसुप्तावस्था में चली गई। जबकि टीएमसी के लोग फिर भी मैदान में थे, वो मीडिया से बात कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, और जो 2 फेज में लगभग 71-72 सीटें गई चुनाव के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए, पता चलेगा कि इसमें भी काफी नुकसान हुआ, खास करके ये ऑक्सीजन को लेकर के देश भर में जो मारामारी की स्थिति बनी, वैक्सीन को लेकर के अराजकता एक पैदा हुई, तरह तरह की बयानबाजी हुई, कभी प्राइस को लेकर के कुछ हुआ, कभी हाल तक कह रहे थे कि सबको फ्री में देंगे, अचानक सुना गया कि 600 देंगे, 1200 देंगे, ये दाम होगा वो दाम होगा, मिल नहीं रहा है। 18 से 45 के एज बैंड में जो लोग आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाएंगे, इसकी घोषणा कर दी गई, लेकिन वैक्सीन का अभाव जिस तरह से दिखने लगा और जिस तरह की स्थिति बनी, तो लोगों में इसका एक नकारात्मक प्रभाव गया ही होगा और उससे उनको नुकसान पहुंचा है। इसमें किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि कोई दो राय है। जी। साथ ही एक चीज और हो रहा था, चुनाव के ठीक पहले, चुनाव की घोषणा के ठीक पहले और चुनाव की घोषणा के कुछ दिन बाद तक अचानक उन केसेज में जो केसेस ईयर्स ओल्ड जो करप्शन रिलेटेड केसेज हैं, यहाँ पर कुछ 2-3 बड़े घोटाले जो चर्चा में रहते हैं, उनको लेकर के बहुत बातें होती रही हैं, उनमें वर्षों से कोई काम नहीं हुआ हो, अचानक देखा गया कि सेंट्रल एजेंसियां सक्रिय हो गई। कभी ईडी का छापा पड़ रहा है, कभी आईटी का छापा पड़ रहा है, कभी किसी का छापा पड़ रहा है, कभी किसी का नोटिस जा रहा है, सीबीआई इतनी सक्रिय हो गई। तो कुल मिलाकर के लोग जो मतदाता हैं वो कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। हमारे दफ्तर में ही लोग कह रहे थे कि सर ये ठीक नहीं हो रहा, ये देखिए सर ईडी का नोटिस भेज रहे हैं, ये तो इनको नुकसान ही करेगा, ये देखिए सर उनको सीबीआई ने बुला भेजा है, ये नुकसान ही करेगा। तो अगर हमारे दफ्तर में, आपके दफ्तर में बैठे लोग ये हिसाब किताब लगा रहे हैं, तो आपके बड़े नेताओं को भी इसका ध्यान रखना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा कि सेंट्रल एजेंसियां उनके हाथ में थी, वो तो कहेंगे कि नहीं मेरे हमारे हाथ में। बात यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, जिस ध्रुवीकरण की तरफ हम बात कर रहे थे कि 86 ऐसी सीटें हैं, 86 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके की हैं, वहां बीजेपी को 10 से 12 सीट मिल रही हैं। मतलब जो रुझान मैं देख रहा हूं तो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ नहीं बढ़ा बंगाल का मतदाता। क्या उसे फर्क पड़ता है हिंदू मुस्लिम से या नहीं पड़ता है, ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, अभी मैं कह रहा था आपको कि बंगाल जो है, बंगाल इस मामले में दूसरे प्रदेशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोगों में सांप्रदायिक आधार पर और जातीय आधार पर सोचने समझने की बहुत वो नहीं रहती है। लोग जातीयता के आधार पर वोट कर रहे हो, संप्रदाय के आधार पर वोट कर रहे हो, इसके उदाहरण बहुत कम है। जिन कुछ खास पॉकेट्स में किसी वजह से, सांप्रदायिक वजह से किसी दूसरे वर्ग का बहुत उत्पीड़न हुआ है, तो वहां पर थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकता है। जातीय आधार पर तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन सांप्रदायिक के आधार पर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन मिला होगा, जहां जो आप कह रहे हैं कि 10-12 सीटों में फर्क पड़ेगा। बाकी यह जरूर है कि यहाँ के जो मतदाता है तो पहले से ही निश्चिंत है कि भाई हमें किसके लिए वोट करना है। और ममता बनर्जी उनके सामने एक चेहरा थी, तृणमूल ने अपनी तरफ से एक चेहरा प्रोजेक्ट कर रखा था। बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया था। बीजेपी की तरफ से सिर्फ ये कहा जाता रहा, उनके एक्सप्लेनेशन ये था कि हम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं किया है, उत्तराखंड में ऐसा नहीं किया है, झारखंड में हमने ऐसा नहीं किया, बिहार में हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम कहीं नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ भी नहीं किया। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप हिमाचल में और उत्तराखंड में जिस रणनीति से आप चुनाव लड़े और जीते, वही रणनीति आपके लिए मिजोरम में और बंगाल में या सिक्किम में या दूसरे प्रदेशों में काम आ जाए। तो यहाँ पर एक दिक्कत शायद लग रहा है कि ये भी हुआ होगा, ये दिक्कत हुई होगी कि लोगों के सामने यहाँ पर चेहरा नहीं था। एक ममता बनर्जी के बारे में लोग आश्वस्त थे क्योंकि वो टेस्टेड है, वो पिछले 10 वर्ष से यहाँ पर परफॉर्म कर रही है चीफ मिनिस्टर। परफॉर्म करने से मेरा मतलब कि उन लोगों के सामने है, ये है। लेकिन बीजेपी के मामले में तो बिल्कुल लोग अंधेरे में रहे होंगे, मतदाता एकदम ही अंधेरे में रहा होगा, तो ये भी है, इस वजह से भी उन्हें नुकसान हुआ होगा। त्रिवेदी जी, यदि अभी तक के जो रुझान है इनको यदि परिणाम मान लें हम, तो आपको क्या लगता है 5 बड़े क्या कारण थे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में पहुंची? हालांकि गेन में है वो,
और जो तृणमूल कांग्रेस है वो ऐसे कौन से 5 कारण हैं जिसके कारण वो सत्ता में बनी रही? देखिए, एक बड़ा मसला जो टीएमसी ने बहिरागतों का उठाया था, बाहरी भीतरी का, उसने काम किया है, उसका असर हुआ है। और उस मसले को उन लोगों ने अपनी भाषा संस्कृति से जोड़कर लोगों के बीच पहुंचाया, लोगों की संवेदनशीलता को कुरेदने की सफल कोशिश की थी टीएमसी ने, तो उसका भी लाभ उसे मिला। दूसरी तरफ जो अभी चर्चा में हम कह रहे थे, और मैं इसे पहले भी कहा था कि मैं व्यक्तिनिष्ठ राजनीति को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन अगर ये सच है हमारी राजनीति का तो इसे स्वीकारना चाहिए, स्वीकारना होगा। ममता बनर्जी का चेहरा उनकी तरफ से प्रोजेक्ट किया गया था, बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। इसने भी उन्हें लाभ और हानि का वो दिखाया। एक चीज और भी है कि आप देखें, बीजेपी के लिए लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सवाल किया गया कि आप कोरोना के टाइम में कहाँ थे, अम्फन के टाइम में कहाँ थे। अम्फन जो लास्ट ईयर बड़ा तूफान आया था, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया था यहाँ पे। उस दौर में बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर, बीजेपी के कामकाज को लेकर टीएमसी ने जबरदस्त तरीके से हर चुनावी रैलियों में, हर इलाके में ये बात उठाई थी। बीजेपी उसका जवाब ही नहीं दे सकी। जो जवाब वो दे सकती थी उसे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं। भगवान जाने कि उनके रणनीतिकारों ने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ टीएमसी से बड़ी संख्या में जो नेता आए, बीजेपी ने उन लोगों को प्राथमिकता दी। इससे बीजेपी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, जिन पर बहुत हद तक चुनावी सफलता डिपेंड करती है, उनमें एक तरह का क्षोभ था, उनमें एक तरह का विरोध था, उनमें एक नाराजगी थी, और वो नाराजगी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही थी पार्टी दफ्तरों से लेकर के मीडिया के दफ्तरों तक। तो ये बात समझ में आई। चलिए सर, वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन आपकी तरफ से हमें मिला, और हम इसी पर बात करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे आपसे। राजेश राज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जो बंगाल पहुंचे थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ संतोष पांडे जी सांसद हैं राजनांदगांव से, वो भी हमारे साथ है। एक पहला रिएक्शन मैं अपने संवाददाता के पास पहुंचूंगा, जरा उनसे लूंगा, और उसके बाद मैं सांसद महोदय के पास पहुंचूंगा। तो राजेश, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी। राजेश, बहुत कम शब्दों में जरा बताइएगा कि क्या फैक्टर काम किया, क्या बाहरी लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चला, और जो आप वहां पहुंचे जनता के मन को टटोला, और क्या वाकई बंगाली मन को नहीं समझ पाएगा? क्योंकि अगर बाहरी और अंदरूनी की बात आती है, बांग्ला मन की बात आती है, तो तमिलनाडु इंडिया भी एक चीज निकली थी जो हिंदी के खिलाफ था, लेकिन उसमें बांग्ला शामिल नहीं हुआ था। तो सवाल यह है कि ऐसे समय में बंगाल का सिर्फ अपने ही खिलाफ, अपने लोगों के लिए समर्थन था, बाहरी के लिए नहीं था। क्या फैक्टर काम किया? जी बिल्कुल विजय, देखिए दोनों फैक्टर काम किया विजय। ऐसा नहीं है कि किसी एक फैक्टर ने काम किया दूसरे ने नहीं किया। जैसा कि अभी प्रभात खबर के संपादक से बता रहे थे, मैं भी वहां पे गया, तो बीजेपी को जो अभी फायदा मिल रहा है 3 से करीब 85-86 के करीब दिख रहा है, वो फैक्टर ही इसलिए है क्योंकि लोग ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। जब हम ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात कर रहे थे, उनके मन में बहुत बड़ी कसक थी कि उनके बेटों को, उनके पतियों को आज काम करने के लिए गुजरात, दिल्ली या फिर इवन कि बिहार भी जाना पड़ रहा है, जबकि ये वही बंगाल है, वही कोलकाता था जहां पे लोग दूसरे प्रदेशों से काम करने आते रहे 10 कोशे। लेकिन 10 सालों के शासनकाल में भ्रष्टाचार, जिसको कट मनी को लेकर के बीजेपी ने बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन या फिर मुहिम कहें शुरू किया, उसका फायदा भी मिला क्योंकि कट मनी से बहुत ज्यादा लोग परेशान थे। और कैडर को लेकर के जो उपेक्षा दूसरे लोगों में दिखी, अगर आप टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो आपको जबरदस्त उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। ये सारे फैक्टर्स थे जिसका फायदा बीजेपी को मिला और 3 से 85-86 के बीच में। चलिए राजेश, माफी चाहूंगा, बहुत कम समय आप हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया, एक कम शब्दों में बहुत ज्यादा जानकारी आपने दे दी। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए, जरा उनके पास में चलता हूं। और स्टूडियो से मेरे साथ श्रीश मिश्रा जी भी बने हुए हैं। ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के 2 बड़े नेता है, संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सीनियर लीडर बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। सबसे पहले सीनियरिटी के हिसाब से सर, मैं चाहूंगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, तो आप जरा सवाल करें।
ब्रिजमोहन जी, आपकी पार्टी ने बड़ी मेहनत की, लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम आया था, उसके बेसिस पे आपकी पार्टी को लग रहा था कि आपकी पार्टी वहां पर चुनाव जीतने जा रही है। और लगातार आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, उन्होंने कहा था कि 200 से ऊपर सीटें आएंगी, लेकिन जो बंगाल के परिणाम आ रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि आपकी पार्टी ने गेन तो किया है, 3 से आप 82 सीट तक पहुंच गए हैं, लेकिन जो आपकी पार्टी का था कि हम 200 के पार जाएंगे, वो वाली स्थिति तो वहाँ दिखाई नहीं दी, बल्कि आप तो 100 के नीचे डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट तो आप टच नहीं कर पाए। क्या लगता है कहाँ पार्टी से चूक हो गई? अभी मैं सुन रहा था प्रभात खबर के जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका कहना था कि आपकी पार्टी ने जो आयातित नेताओं पर भरोसा किया, उसके कारण आपकी पार्टी का जो कैडर था वो बहुत बुरी तरह से आहत हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा। और एक बंगाल प्राइड की जो बात थी, वहाँ की संस्कृति को लेके, भाषा को लेके और बाहरी और लोकल, ये भी एक बड़ा इशू था जिसको आपकी पार्टी एड्रेस नहीं कर पाई। और समय समय पर जो तृणमूल कांग्रेस ने हमले किए, पार्टी आपका माकूल जवाब नहीं दे पाई। और ये कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर आपकी पार्टी जो चुनाव लड़ती है, जिसके बेसिस पे कई जगह सरकार में आई भी, छत्तीसगढ़ में भी आई थी पहली बार, तो उसके बाद वो वाला फार्मूला भी वहां काम नहीं किया। देखिए, बंगाल में आज तो ये रिजल्ट आने के बाद ये सब बातें हो रही हैं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा था तो पूरा देश और पूरा मीडिया कहता था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना सकती है। निश्चित रूप से ये बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जो बंगाल के लोगों का मानस है उसको समझने में कहीं ना कहीं भूल हुई है और उसको वो नहीं समझ पाई और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई। परंतु भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सफलता है कि 3 से और आज 100 के आसपास सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता है और चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। और मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों ने ही 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से साथ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। परंतु जो रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट से ऐसा लगता है कि बंगाल के लोगों का सोच कुछ अलग है और हमको उस सोच के आधार पर शायद हम काम नहीं कर पाए। और इसलिए जो हमको आशातीत सफलता मिलने की उम्मीद थी, हमको उम्मीद थी कि हम सरकार बनाने के आसपास तक पहुंचेंगे, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। ब्रिजमोहन जी, आपने कहा कि मीडिया में और तमाम लोग बोल रहे थे पहले कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो माहौल दिख रहा था उसके आधार पर बोल रहे थे। पर जो नेता होते हैं राजनीतिक दलों के, उनके पास तो वहाँ की पल्स होती। आपके मित्र और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ लगातार कैंप कर रहे थे, वहाँ के प्रभारी थे। उसके अलावा भी और भी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, सारे लोग वहाँ लगातार, शिवराज जी भी वहाँ लगातार गए। उसके बाद और आपकी पार्टी के जो दोनों बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, वो भी लगातार कैंप कर रहे थे। इसके अलावा जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया। और जैसा कि अब आप बोल रहे हैं कि समझ नहीं पाए, तो आपकी पार्टी तो इस मामले में अभी वर्तमान दौर में तो ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चीज़ों को समझती है और उसको मालूम है कि उसको वोट में कैसे तब्दील करना है। उसके बाद इतनी बड़ी गलती जहां पार्टी के सब कुछ स्टेक पे लगा था। देखिए, गलती नहीं है, बंगाल और हमारा बंगाल के लोगों का स्वभाव और उनकी वर्किंग एक देश के अन्य राज्यों से अलग प्रकार की है। और मुझे लगता है कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो स्ट्रेटेजी देश के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसी प्रकार से हमने स्ट्रेटेजी बनाई। परंतु वर्तमान में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट इस बात को, ये तो आने वाले समय पर समीक्षा करने पर समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में कहां पर कमी रह गई, जिसके कारण बंगाल के लोगों ने वोट नहीं दिया। ये तो आने वाले समय पर समझ में आएगा। अभी इसके बारे में त्वरित तो यही बात है कि बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुरूप हम वहां पर खड़े नहीं उतर पाए हैं और ममता बनर्जी फिर से अपनी सरकार बना रही है। इसके लिए अभी तो और दिन भर बचा है, हम देखेंगे आगे कि इस रिजल्ट में और कितनी उठापटक, कितने परिवर्तन होते हैं।
परंतु निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में पीछे होना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये सोचने की बात है कि बंगाल के लिए हमको किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आने वाले समय पर बनानी पड़ेगी। जी सर, मैं संतोष पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, असम को लेकर बात करूंगा। सबसे पहले तो आप असम को लेकर रिएक्शन क्या है आपका, क्योंकि बंगाल पर तो साफ एक्सेप्ट किया बृजमोहन अग्रवाल जी ने, उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाए, या और भी जो बातें उन्होंने कही, बांग्ला मन को नहीं समझ पाया, जो सोनार बांग्ला जो नाम दिया गया था वो शायद काम नहीं किया। असम को लेकर क्या हुआ, क्या जीत है इसलिए, या फिर आपकी कोई स्ट्रेटेजी थी, या बहुत मजबूत तरीके से वहां काम किया गया था? क्या जीत को कैसे आप मानते हैं कि इस कारण से या इन बिंदुओं पर हमने काम किया इसलिए जीत मिली? वास्तव में सोनोवाल जी ने जो वहां काम किया, सोनू को समझ में आम जनता के बीच में वे बहुत ही लोकप्रिय रहे, और आम जनमानस को जिस प्रकार से उन्होंने प्रसन्न किया, वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ता, और मैं ये कहूं कि जो अपनी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि सब आम जन में सर्वस्पर्शी होना, सर्वव्यापी होना, वास्तव में वो सफल रहे। और उसी का परिणाम है कि सब प्रकार से आसाम के अंदर आज 76 सीट के आसपास में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। और यदि देखा जाए तो वह कांग्रेस पार्टी इस समय बड़ी आशान्वित थी कि हम वापस आएंगे करके, और वहां माननीय प्रियंका गांधी जी चाय की बागान में जाकर के केवल चाय नहीं पी, वहां चाय की पत्ती तोड़ने का भी काम की, और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश भी की कि मैं भी एक आम चाय पत्ती तोड़ने वाले मजदूरों के साथ मैं भी काम कर सकती हूं, और एक समरस होने की कोशिश की। किंतु जिस प्रकार से जैसे इनकी दिखाने के दांत और खाने के और होते हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के इन भाई बहन को, दोनों को आसाम की जनता समझ चुकी है। इसके बावजूद भी, इसके मेरा एक और कहना है कि सबसे बड़ी बात, मैं छत्तीसगढ़ का हूं, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरी मैन पावर, मनी पावर, पूरी ताकत लगा दी थी, और इतने श्रम करने के बाद ये कहो कि पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी वही थी, किंतु ये हार आसाम में केवल कांग्रेस की, वहां की नहीं, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की हार हो गई है। और उन्होंने क्या क्या नहीं किया बनने के लिए, वहां के विधायकों को यहां ला करके खूब खातिरदारी की, पिलाने खिलाने में भी कोई कमी नहीं हुई, पर्यटन भी खूब कराए। कुल मिला करके आज वहां जिस तरीके से सोनोवाल की सरकार ने काम किया, वो वास्तव में वहां के जन जन के मन में रिपीट करने की भावना थी, और उसी का परिणाम है कि आसाम के अंदर एक बार फिर से, और शुरू से वैसे पूरे हम सबको विश्वास था, छत्तीसगढ़ के लोग भी, हमारे लोग भी गए थे, जो चर्चा हो रही थी, वहां के हमारे सांसद हैं उनसे भी मेरी चर्चा होती रही, तो उस हिसाब में हमको शुरू से लग रहा था कि हम वहां निश्चित आएंगे, श्योर आएंगे। और इसी का परिणाम है कि आसाम में आज भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट की है और सरकार बनाने जा रही है, और बहुत नुकसान हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है, चाहे वो केरल में हो, आसाम में हो, बंगाल में तो साफ ही हो गई, और तमिलनाडु में भी जो चित्र दिख रहा है वो तो सबके सामने है। वास्तव में अब आने वाले समय में जो राहुल गांधी जी के विषय में वो है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो सब प्रकार के कपड़े वपड़े सिले सुलाए तैयार थे, अब उसमें एक बार विचार करना पड़ेगा कि वो कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहनने। पांडे जी, आपने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारी बातें की जो राजनीति में अक्सर नेता करते हैं। आपने प्रियंका गांधी जी के जो चाय बागान में चाय पत्ती तोड़ने को लेकर आपने बात की, तो आप भी राजनीति में, आपको भी मालूम है राजनीति में इवेंट मैनेजमेंट जैसी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपकी पार्टी के नेता अमित शाह जी मथुरा समुदाय के घर में जाके खाना खा रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह वो दलितों के घर जाके खाना खाते हैं। तो ये राजनीति में ये सिंबॉलिक चीज़ें करने की जो परंपरा रही है, डॉक्टर रमन सिंह जी भी जब थे तो वो भी करते थे, अभी के जो सीएम है वो भी, ये तो एक परंपरा बन चुकी है सब जगह। ये राजनीति में जो एक दिखावे वाला खेल चल रहा है, जिसको इसके लिए भी पार्टियों के बीच में होड़ लगी रहती है। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो इस तरह की चीजों से बचते हैं और विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं, इस इवेंट मैनेजमेंट से बचते हैं। एक चीज आपने ये कही, दूसरी चीज जो
सूट सिलवाने वाली बात की कि अध्यक्ष के रूप में, तो आपकी पार्टी के भी कई नेता ऐसे सूट सिला के वहाँ भी बैठे होंगे पश्चिम बंगाल में, उनको भी निराशा हाथ लगी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए संतोष वाली बात है कि आपको लग रहा था कि भूपेश बघेल जी वहाँ कांग्रेस को जिता देंगे तो पता नहीं यहाँ पे फिर क्या होगा, तो आपके लिए कुछ समय तक के लिए तो राहत आप लोग महसूस कर रहे होंगे और इसकी खुशी आप लोगों को ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको लग रहा था कि यदि भूपेश बघेल जी ने वहाँ कांग्रेस को जिता दिया तो पता नहीं फिर यहाँ आपकी पार्टी का क्या होगा। यहाँ भी आपकी पार्टी एक तरह के झंझावातों से जूझ रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि केवल जी मेरा कहना केवल इतना था श्रीश जी कि जो बातें, जो आश्वासन, जो भ्रमित करने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया, पूरी ताकत के साथ यही वादे कि आपको नौकरी दी जाएगी, परमानेंट किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, संकल्प ले करके वहां भी उन्होंने जो किया उसको जनता ने नकार दिया। संतोष जी, ये विशेषता वाली बात है। आसान संतोष जी, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो अपना संकल्प पूरी तरह से पूरा करती है? आप बहुत ऑनेस्टली इसका आंसर दीजिए कि जो आपकी पार्टी है या कांग्रेस या कोई भी पार्टी, वो अपने संकल्प पत्र पर या अपने वचन पत्र पर या अपने घोषणा पत्र पर 100% खरी उतरती हो और उतनी ईमानदारी से काम करती हो। राजनीति में आपको ही मालूम है कि दोनों दलों की स्थिति रहती है। ठीक है, आप हमारे साथ चैनल में डिबेट में होते हैं। आप मेरे बड़े अनुभवी और बहुत ही एक सम्माननीय हमारे पत्रकार हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से, जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी जो 1950 में जिसको लेकर के चली, आज भी चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो सीएए हो, आसाम के अंदर सीएए को स्वीकार किया गया एक प्रकार से, आज चाहे 3 तलाक की बात हो, आज जितनी भी बातें हैं, जितनी भी धारा 370 की हो, कश्मीर की बात हो, आज हम उसमें अड़े रहे। हमने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, हम किसी भी प्रकार से सैद्धांतिक समझौता नहीं किया जिस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया। वहां अजमल से समझौता किया सो किया, यहां लेफ्ट के साथ विरोध में खड़ी है। केरल के अंदर आप देखे होंगे कि वहां केरल में उनके साथ विरोध में चुनाव लड़ रही है, और यहां वही कांग्रेस, क्या आइडियोलॉजी है, क्या सिद्धांत है, वही कांग्रेस बंगाल के अंदर लेफ्ट के साथ मिलकर के लड़ रही। तो अपना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज इस देश के अंदर एक सैद्धांतिक पार्टी है, और जो राहुल गांधी जिस प्रकार से चल रहे हैं, अब इसीलिए आज मैं कहता हूं, मैं बीच में मैं अपने बयान में फिर कहा था कि वास्तव में अब वायनाड को हार गए। वायनाड को हारने के बाद अब सीधा तो श्रीलंका समुंदर के पार दिखता है। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, भारत के नक्शे में ढूंढना पड़ेगा आने वाले समय में कांग्रेस। लेकिन सर, असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में भी आपका वोट शेयर नहीं बढ़ा है। जरा इस पर भी जरा गौर करिएगा, इसको भी सोचने समझने की अपनी उसमें लाइएगा, क्योंकि आपकी पार्टी, आप जो बातें कर रहे हैं असम को छोड़कर, ये सारे मुद्दे फिर वहां काम क्यों नहीं किए, इस पे जरा एक लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे। नंदीग्राम में शुभेंदु और ममता के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। नंदीग्राम सीट से एक राउंड की मतगणना बाकी है। 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद ममता 6 वोटों से पीछे चल रही है, फिलहाल जो खबर मिल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक और नया मोड़। नंदीग्राम में शुभेंदु और ममता के बीच कांटे की टक्कर। नंदीग्राम सीट में एक राउंड की मतगणना बाकी। आखिरी 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद ममता 6 वोटों से पीछे चल रही है। यहां लगातार आगे पीछे होता रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश की एक सीट जिस पर उपचुनाव था, दमोह उपचुनाव में कांग्रेस आगे चल रही है। 8,141 वोट से अजय टंडन आ गए। दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सभी सीटों के रुझान लगभग सामने आ रहे हैं। रुझानों में टीएमसी को बहुमत दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी 208 सीट, बीजेपी 80, और साथ ही साथ असम के रुझानों की बात की जाए तो बीजेपी को बहुमत मिला। असम में बीजेपी 81 सीटों पर, कांग्रेस 45 सीट पर आ गए। केरल के रुझानों में एलडीएफ को बहुमत। बंगाल में नंदीग्राम से ममता बनर्जी 6 वोटों से पीछे चल रही है। एक कांटे की टक्कर जरूर यहां नंदीग्राम में उनको मिल रही है। चलिए जरा
कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी से, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, और संतोष पांडे जी सांसद हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं बृजमोहन अग्रवाल जी आपसे एक बात करना यह चाह रहा हूं। शुभेंदु और ममता बनर्जी, पिछली बार ये हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले की बात थी कि ममता बनर्जी आगे हो गई थी, अब वो फिर पीछे हो गई, 6-7 वोट का अंतर है। अगर यहां से शुभेंदु की जीत होती है तो आपको क्या लगता है, क्या फाइट थी वो कंप्लीट हो गई या ममता के हारने से सब कुछ हो जाएगा? इस बारे में क्या सोचती है पार्टी? देखिए, ये इस बात को दिखाता है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता बंगाल में लगभग समाप्त हो गई है। उनकी व्यक्तिगत ये जो हार दिखाई दे रहा है कि इतनी टफ टक्कर है, 6 वोटों से अभी भी वो पीछे हैं। मतलब ममता जो है, उनकी लीडरशिप को लोगों ने नकार दिया है। ये इस बात को दिखाई देता है कि वो स्वयं चुनाव हार रही हैं, भले उनकी पार्टी जीत रही हो, और शुभेंदु एक अच्छे नेता, एक अच्छे बंगाल के अच्छे लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। जी, लेकिन सर बाकी सीटों पर भी हम बात करें, बाकी मुद्दों पर भी बात करें, महिलाओं को नौकरी की बात की गई थी, ओबीसी आरक्षण समुदाय, हर जगह भूमिहीन किसान को 4,000 रुपए, एक बड़ा वादा लेकर आप चले थे, एक बड़ा मैनिफेस्टो आपने तैयार किया था सोनार बांग्ला को लेकर। क्या बंगाल मन को, मैं एक बार फिर से वही बाहरी अंदरूनी सब कुछ, इस पर इतनी डिबेट हो चुकी है, इतनी बातचीत हो चुकी है इस चुनाव में, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एक नेट फाइट टू फाइट हो गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति लगातार बयानबाजी हो रही थी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा ममता बनर्जी को दीदी कहना, दीदी ओ दीदी, फिर उसके बाद उनका पांव का टूटना और बंगाल मन को नहीं समझना, एक सीधे तौर पर एक व्यक्ति से फाइट थी? क्या उस व्यक्ति की फाइट ने ममता बनर्जी को बड़ा बना दिया? देखिए, इसमें कोई बड़ा नहीं बनाया। लोग मोदी जी को देश के नेता के रूप में देखते हैं और वो राष्ट्रीय नेता, और इसीलिए आप देखेंगे कि 19 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में लोगों ने मोदी जी को स्वीकार किया, तो मोदी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में लोग देख रहे हैं। और इसलिए राज्यों का जो निर्णय है वो कोई मोदी जी की छवि को कोई अंतर नहीं जानता है। अभी अगर आप देखेंगे 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में जिनकी सरकारें थी वो रिपीट कर रही है। पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, एक राज्य भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है। आज बंगाल में भी 3 सीट पर थे, वहां पर 84 सीट पर हम आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। बंगाल एक विशेष राज्य के रूप में देखा जा रहा था और ये कोशिश थी कि बंगाल को भी हम पूरे देश के साथ में जोड़ पाए और भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ में जोड़ पाए। शायद उसमें हमको सफलता नहीं मिली, और ये तो आने वाले समय पर सर्वेक्षण या इसके ऊपर में समीक्षा का विषय होगा कि आखिर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लोगों के मन तक क्यों नहीं नीचे तक बैठ पाई। इसके बारे में आने वाले समय पर जब सर्वे होंगे, आपके मीडिया भी इस बात को बताएगा कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी पूरी तैयारी के साथ में, आक्रामकता के साथ में लड़ाई लड़ी और जन जन तक पहुंची, परंतु वहां पर सफलता क्यों नहीं मिली। ये तो आने वाले समय पर जब इसका पूरा गुणा भाग होगा, पूरी जानकारी प्राप्त होगी, तब ये बात समझ में आएगी। जी, संतोष पांडे जी, एक लंबा सफर तय किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक वहां पर बढ़ाया है। जी, ये तो 3 सीट से सर अगर 84 सीट पर पहुंची है तो ये वाकई में ये कोई हार नहीं है आपकी, क्योंकि एक पार्टी आज छत्तीसगढ़ में एक पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल सरकार पिछड़ गई। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ियों के विषयों को लेकर असम में गई थी कि आज असम में हम जा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं उसके आधार पर जा रहे हैं। वहां पर असम की जनता को बहुत सारी चीजों को बताया, परंतु उसके बाद भी असम में कोई सफलता नहीं मिली। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की नीतियों को अब छत्तीसगढ़ की जनता में भी वो स्वीकार्यता नहीं है, और असम की जनता ने कि आप छत्तीसगढ़ में नहीं कर पा रहे, छत्तीसगढ़ की जनता को आपने भुलावे में रखा, हम आपके भुलावे में नहीं आने वाले हैं, और इसलिए असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां की जनता ने रिपीट किया है। और भूपेश बघेल जी की नीति, कार्य, उनके काम करने के तरीके, इसको असम की जनता ने भी नकार दिया कि आपकी छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट नहीं है, तो आप हमको क्या करेंगे। जब राज्यों के चुनाव होते हैं तब पर्टिकुलर अस्मिता की बात सामने आ जाती है, वहां के
मन की बात आ जाती है, वहाँ की संस्कृति की बात आ जाती है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब आप प्रधानमंत्री चुनते हैं, तब आपको आपका सांसद कौन खड़ा है, सांसद के लिए मतलब जो व्यक्ति है वो कौन खड़ा है वो आपके लिए पर्टिकुलर माइंड रखता है। प्रधानमंत्री कौन होगा वो आप ये सोच के चलते हैं किस पार्टी का ये होगा। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अलग अलग स्टेट में हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट के लोग खड़े हो जा रहे हैं, ये बाहरी है वो अंदरूनी नहीं है, क्या इसी रीति पर चुनाव होंगे तो बाकी पार्टियां पनप पाएंगी या नहीं पनप पाएंगी? और क्या अगर जो लोग पहले से वहां राज कर रहे हैं या जो वो सत्ता में हैं वो वाकई उन लोगों का मन समझ रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से पूरे देश को एक बनाने के लिए कि पूरे देश के बारे में हमारी सोच होनी चाहिए, हमारी सोच छोटी छोटी हर राज्य के बारे में अपनी अपनी सोच नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और धीरे धीरे उसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है कि आज देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जनता अडॉप्ट कर रही है, अपना रही है, क्योंकि देश की एकमात्र पार्टी है जिसके लिए पहले देश है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में स्वयं है। बाकी पार्टियों में तो वो नेताओं की पार्टी बन गई है, वो व्यक्तियों की पार्टी बन गई है, वो राज्यों की पार्टी बन गई है, उनके बारे में देश के बारे में सोच नहीं है। अगर राष्ट्रवाद की बात को लेकर, भारत माता की जय की बात को लेकर, अगर धारा 370 को हटाने की बात को लेकर, राम मंदिर की बात को लेकर अगर कोई पार्टी काम कर रही है कि इस कोरोना के काल में हम कोरोना के बचाव के जो उपाय हैं उनको माने, हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, हम मास्क लगाएं, हम घर से बाहर ना निकलें, खुशियां हम अपने घरों में मना लें, अपने घरों में हम मिठाई खा लें, परंतु सार्वजनिक रूप से जो दिखावा है उसको हमें वर्तमान समय पे नहीं करना चाहिए। और सभी जीतने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को भी और बाकी नेताओं को भी इस बात का सबसे आग्रह करना चाहिए कि हमको लोगों का जीवन बचाना है। और आज जो कार्यकर्ता नाच गा रहा है, कल वो अगर कोरोना से इफेक्ट हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उस परिवार के साथ में क्या बीतेगी। इसलिए कार्यकर्ता तो उत्साह से लबरेज होते हैं, उन्होंने जो 2 महीने 3 महीने तक काम किया है उसका उत्साह उनमें है, परंतु उनके उत्साह के जोश के साथ साथ होश भी बना रहे, इस बात की हमको ताकीद देकर लोगों को जागृत करने, लोगों को समझाने की जरूरत है। बिल्कुल। संतोष पांडे जी, एक अहम सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी अगर प्रचार के लिए या फिर कैंपेन के लिए अगर निकले होंगे, कहाँ आप गए थे और वहाँ की स्थिति अभी आपके सामने क्या है? क्योंकि मैं इस बारे से अनभिज्ञ हूँ कि आप कहाँ गए थे, तो ज़रा मैं एक बार आप ही से जान लूँ कि आप जहाँ चुनाव के लिए या कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुँचे हों, वहाँ अभी फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जी, मैं आपको बताऊं, वास्तव में मुझे जाना था, किंतु मैं कहीं आसाम के लिए मुझे बुलावा हुआ था और मैं आसाम जा नहीं पाया। किंतु हमारे माननीय दिलीप दा और जितने भी वहाँ के अपने आसाम के सांसद हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, और जो छत्तीसगढ़ से हमारे जितने भी लीडर गए, संजय जी और नीलू शर्मा जी के और माननीय डॉक्टर साहब के और बहुत लोग साथ में गए थे, उनसे मेरी जो लगातार चर्चा होते रही और उसी आधार पर और आप सबके जिस प्रकार से विमर्श, जो चर्चा, उस चर्चा के आधार पर और सभी समाचार के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि जो सूचना समाचार आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी जी। चलिए, राजनाथ सिंह ने, ये स्पष्ट वहां पर मैं रोक रहा हूं सर आपको, राजनाथ सिंह जी ने बधाई दी है, अगले कार्यकाल के लिए बधाई। ममता जी, ममता दीदी, टीएमसी को जीत की बधाई। चलिए, एक स्वच्छ राजनीति भी होती है, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी पार्टी के अपने अलग एजेंडे होते हैं, आप अलग एजेंडों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राजनीति में आपका कोई भी पर्टिकुलर समय के लिए प्रतिद्वंदी नहीं होता, आपके लिए अलग अलग प्रतिद्वंदी होते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रतिद्वंदी होते हैं, और आपको चुनाव लड़ते समय या चुनाव के बाद भी अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करना होता है। आपकी स्ट्रेटजी कितनी मजबूत है उस पर आप आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक स्वच्छ राजनीति ये भी है कि आप बधाई दें। लेकिन सबसे पहले जो शरद पवार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, स्टालिन, उसके बाद महबूबा मुफ्ती, इन तमाम लोगों की जो बधाइयाँ आ चुकी थी, उससे ये साफ संदेश था
कि एक बड़ा विपक्ष तैयार हो रहा था, वो ज़रूर उनको ये बधाई देने के लिए या फिर एक विपक्ष की भूमिका के लिए तो था। मैं बृजमोहन अग्रवाल जी इस पर आपका रिएक्शन चाहूँगा कि अलग अलग बधाइयाँ ज़रूर आगे थी। सबसे पहले शरद पवार पीछे नहीं रहे, सबसे पहले उन्होंने बधाई दी। केजरीवाल, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम लोग तो दे चुके थे, लेकिन अब राजनाथ सिंह जी ने भी बधाई दी है इस पर। तो मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर बधाई संदेश का जाना आना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका चुनाव तो फिर आते रहेंगे, लेकिन संबंध अपनी जगह होते हैं। देखिए, जनता ने ममता बनर्जी को अगर बहुमत दिया है तो उनको पूरा देश बधाई देगा, हम भी बधाई देते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि शायद ये रिजल्ट ममता बनर्जी को कुछ सबक सिखाएगा कि उनकी जो काम करने का तौर तरीका है उसके तौर तरीके को बदलेंगी, सबके साथ में सद्भावना के साथ में काम करेंगी। जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होना, वहां पर लोगों के साथ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होना, कोरोना काल में भी लोगों को मरने के लिए छोड़ देना, इन सब चीजों से वो बचेंगी, वो अच्छा काम करेंगी। अगर जनता ने बहुमत दिया है तो वो अच्छा काम करेंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। और राजनीति में तो हार जीत ये हमेशा लगी रहती है, और इसलिए ना हार से निराश होना चाहिए और ना जीत से हमको कोई घमंड होना चाहिए। हमको जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है तो हम जनता की सेवा ईमानदारी के साथ में करें, यही इस बात का संदेश है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बधाई दी है, तो निश्चित रूप से अब ये बात लगभग तय हो गई है कि ममता जी वहां पर सरकार बना रही है। जी, मैं संतोष पांडे जी एक सवाल आपसे भी, क्योंकि ये तो राजनाथ सिंह जी की बधाई पर बात की मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी से, लेकिन जी इसी में मैं कहना चाह रहा था। जी सर कहिए, बताइए। इसी में मैं कहना चाह रहा था, अब चाहे वो केजरीवाल जी हो, महाराष्ट्र के और ऐसे आघाड़ी नेता शरद पवार जी हो, और जितने भी देश के अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी जो भी बधाई दिए हैं, तो ये जितने नाम आपने जो गिनाए हैं, जिस प्रकार से डूबते को तिनके का सहारा होता है, आप कम से कम एक तो ऐसा कोई चेहरा जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सके और इस देश के अंदर हम सब उनके पीछे खड़े हो सके, जिनको आने वाले समय में अगुवा बना करके उनको एक नेतृत्व मान करके उनको सामने करके लड़ सके। तो ये इस प्रकार के प्रयास पहले भी हुए हैं और भी होंगे, और स्वाभाविक है ये होना चाहिए। किंतु माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बधाई दिया है, ये हमारे यहाँ स्वच्छ परंपरा शुरू से रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक उदाहरण, माननीय दीनदयाल जी की पॉलिटिकल डायरी एक पुस्तक, बहुत शानदार पुस्तक, और जिसके प्रस्तावना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लिखी। और संपूर्णानंद जी कौन? तो कांग्रेस के जाने माने नेता, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उस जमाने के रहे हुए। तो ये उदात्त भाव ये शुरू से और एक अच्छी राजनीति के लिए भारत में चली आ रही थी। बीच बीच में इसमें कभी कभी विकृतता, विद्रूपता देखने को मिलती है, किंतु राजनाथ जी ने दिया है और अपने लोग देते भी हैं। ये एक अच्छी परंपरा है, सबको देनी चाहिए, किंतु डूबते को तिनका का सहारा ये मैं कह सकता हूं। और जिस प्रकार से बंगाल चुनाव के विषय में माननीय बृजमोहन जी भी बोले, मैं उसी को दोहराऊंगा कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई, आप सबको ध्यान होगा कि इतनी भयंकर हिंसा हुई, और हिंसा के साथ साथ जिस प्रकार से और भाई भतीजावाद की शुरुआत, परिवारवाद की, तो ये अलग विषय है कि उनको मैंडेट मिला है, जनमत बंगाल में ममता दीदी के साथ है, किंतु अपने परिवार के लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने सामने किया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से कटमनी के ऊपर से पूरा देश जान चुका है कि कटमनी यानी बंगाल, इसमें कमी आनी चाहिए और एक अच्छे सरकार की शुरुआत हो। अभी जिस प्रकार से भाजपा कार्यालय के सामने वहां भीड़ लग गई है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पुलिस व्यवस्था, बैरिकेड और सब व्यवस्था किया है, किंतु अब हिंसा को प्रोत्साहन दीदी ना दे, मैं यही कहना चाहता हूं। जी चलिए सर, हिंसा को कौन प्रोत्साहन देता है, ये तस्वीरें भी हमने देखी है, और लगातार बंगाल में जिस तरह की राजनीति चलती आ रही है वो भी सबके सामने था। और अब कोरोना काल है और लोग मान नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है खुशी जाहिर करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ना मास्क है ना दूरी है। ये तस्वीरें भी आपने देखी होंगी।
जी जी, चलिए सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौट रहे हैं।